वालेकुम स्टूडेंट, मेरा टुडेस पास पेपर्स जो कि आज पूछे गए हैं 23 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 के दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन हैं अभी तक। तो ये भी ले, अगर और भी मिल गए तो इंशाल्लाह जो है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ और भी वीडियो बना दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स, जो जो ये अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं सिंपल, जिसमें एक वेरिएबल होता है, उसका इंटीग्रेट कैसे लेते हैं। इसकी पावर है पहले 1/2 पावर है, ठीक है। एक्चुअली में ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं हम, पावर में ऐड 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई वो जो पावर बनाए वो डिवाइड भी कर दो 1 + 2 + 1। ये बनेगा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी, डिवाइडेड बाई 3/2 यहाँ पे भी बनेगा। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। इस तरह का ऑप्शन अगर नहीं भी था तो हमें पता है कि 2/3 x की पावर 1/2 में अलग लिख सकता हूँ, इंटू 3 अलग लिख सकता हूँ। और x की पावर 1/2 जो था मैं उसकी जगह रूट लगा लूँ, कोई मसला नहीं है। मतलब 2/3 √x होल पावर 3, नो इशू। इस तरह का आंसर था तो ये सही था, अदरवाइज ये वाला सही था। ऑलराइट, इसका डेरिवेटिव करना है। एक्चुअली में ये लिखा कैसे था, पहले मैंने जल्दी में ऐसा लिख लिया कि d/dx ऑफ 1/8 - 2x होल की पावर स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऊपर लेके आया तो पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट 8 - 2x होल पावर -2 - 1, ठीक है, इनटू जो अंदर फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव 8 का 0 और -2x का -2। तो ये -2, ये -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2 4, और ये -3 पावर बन रहा है, इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा तो 8 - 2x होल क्यूब बन रहा है। ऑलराइट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/8 - 2x होल स्क्वायर। ऑलराइट, tan 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये किसको नहीं पता, tan 0 0 के बराबर, sin 0 0 के बराबर, cos 0 1 के बराबर, समझ लेना। उसके बाद था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। मतलब इस तरह का क्वेश्चन था, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब तक। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हो उसका जो है आप मतलब क्यूबिक, उसके ऊपर क्यूब लगा दो, ठीक है, n क्यूब फाइनल अप टू n क्यूब। अगर 10 नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हो तो 10 क्यूब अप टू 10 क्यूब तक सम बताओ। नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के सम बताओ। इस तरह का n नेचुरल नंबर्स क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सम फ्रॉम k = 1 अप टू n। तो ये हो जाता है, एक्चुअली में इसका मतलब ये है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू सो ऑन अप टू n क्यूब। तो इसका मैंने फार्मूला आपको लिखाया था जब बायनॉमियल एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको फार्मूला लिखाया था n + 1/2 होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर लगा लो, या फिर इसको अलग अलग लिखते हैं तो n² n + 1 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ये अंदर आ गया है, n² n + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4। इस तरह का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस इसकी क्या बनेगी, -1 की पावर n - 1n। सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम n to r, मतलब उसका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो 1 वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 1 पुट किया तो हमारे पास में 0 पावर जनरेट हुआ, 0 पावर जनरेट हुआ। एनी नंबर हैविंग पावर 0 = 1 के बराबर होता है। तो मतलब पहला टर्म जो है वो 1 मिल रहा है। सेकंड टर्म 2 जब पुट कर रहे हैं तो 2 की पावर -1, 2 - 1 पावर में तो वो 1 ही होता है, तो -1, सेकंड टर्म -1 बनेगा। इसलिए थर्ड टर्म जो है वो -1 की पावर 3 - 2 जो स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 बनता है। इसलिए मतलब ये जो सीक्वेंस है इस तरह बनेगी, 1 - 1 1 - 1 इस तरह बनती जाएगी अप टू सो ऑन, रिपीट होते जाएंगे। अब जिस भी भाई ने, जिस भी दोस्त ने ये वाला क्वेश्चन शेयर किया है तो उसने ये कहा हुआ है कि ऐसे 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए कि इसमें से क्या हो सकता है। एक सीरीज़ है, इस तरह की सीरीज़ बना लो, उसका सम बताओ। इसके 2 सम हो सकते हैं। अगर आपका देखें, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव 1 है, सेकंड जो है 1 - 1, इनका सम अगर करना है 1 - 1 1 -1 1 प्लस का 1 अप टू सो ऑन। अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है, लेट्स से मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है, सॉरी सम ऑफ एनी नंबर्स, अगर आपका जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है n जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, जितने आप नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे वो अगर मतलब कोई भी इवन होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेट से 4 नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो उनका सम करेंगे तो 1 - 1 में कैंसिल, 1 - 1 में कैंसिल।
अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक माइनस दूसरे प्लस को, प्लस माइनस को कैंसिल कर देंगे, प्लस वन माइनस वन में कैंसिल, प्लस वन माइनस वन में कैंसिल होते जाएंगे। अगर एन आपके पास में कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में लेट से, तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, लेट से 5 नंबर से मेरे पास, ये वाला 1, लेट से 5 मैंने लिखे हुए, ये वाला 1 इस वाले 1 से कैंसिल, -1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 कैंसिल, तो ये वाला फाइनल जो है आंसर आ रहा है। मतलब जब इवन के बराबर होगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, एन जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसका आंसर 0 आ रहा है। अगर एन जो है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो उसका आंसर जो है आपके पास में उसका आंसर 1 आ रहा है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपकी पहली वैल्यू क्या है। पहली वैल्यू देखो आपकी 1 है, तो जो पहला वैल्यू होगा उसमें ही आंसर आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, वेर एन इज ऑड, इसका जो आंसर है वो 1 ही आएगा, क्योंकि शुरू वाले नंबर को देखना है सिर्फ, ठीक है। तो अगर जे इसका सम जो है 1 के बराबर है, अगर आपका एन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है। तो एक और चीज़ इसी क्वेश्चन में कि -1 की पावर एन होता सिर्फ, तो इसमें जब आप 1 पुट करते हो, नेचुरल नंबर सिर्फ 1 पुट करते जाते हो, तो नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर 1 1 2 3 इस तरह पुट करते जाएंगे। जब 1 पुट करते हैं तो आपको पहला टर्म जो मिलता है वो -1 मिलता है। पहला टर्म -1, दूसरा टर्म +1, तीसरा टर्म -1, चौथा टर्म +1 अप टू 1। अब इसमें भी क्या होगा, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो सारे के सारे एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और क्या हो सकता है, अगर ऑड नंबर हो तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर मैंने क्या बताया, जो पहला टर्म हो उसका आंसर रिपोर्ट कर दो। क्यों, लेट से इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो -1 है ना, तो इन सब ये 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इनको अगर ऐड कर दो, -1 + 1 में कैंसिल, -1 + 1 में कैंसिल, तो -1 आंसर आ रहा है, जो कि पहला एलिमेंट था। मतलब अगर एन ऑड है तो वो उसके ओनली फॉर दिस सीक्वेंस -1 +1 -1 +1 इस तरह की सीक्वेंसेस में क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन देखना है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो सम 0, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो आपका पहला एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट था, दैट इज योर आंसर। रिपोर्ट योर आंसर एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है। इन हाउ मेनी वेज क्रिकेट 11, जिस भी भाई ने ये क्वेश्चन शेयर किया है तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था आई थिंक, वो कह रहा था इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड, किस में से सिलेक्ट हो वो नहीं लिखा था, तो मैंने अपने हिसाब से लगा दिया। इन हाउ मेनी वेज क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड, जो 11 बंदे फाइनली खेलते हैं, स्क्वाड जो है उनका, मतलब 15 में से कोई 11 तो एक मैच के लिए आपके पास कुछ स्पेयर मतलब प्लेयर्स भी होते हैं, या कुछ जिनको रेस्ट कराई जाती है, टोटल 11 खेलते हैं, ठीक है। तो स्क्वाड में टोटल 15 या 16 होते हैं, जैसे अभी एशिया कप आ रहा है, या उसमें जो है पाकिस्तान की टीम है, लेट से 15-16 बंदे होंगे। तो जब इंडिया से मैच होगा, लेट से 28 अगस्त को शायद मैच है, तो उसमें जो फाइनल 11 होंगे तो 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड चूज आउट ऑफ 15 ऑफ स्क्वाड सच दैट विकेट कीपर, कैप्टन, वाइस कैप्टन मस्ट बी चूज, ठीक है। उनमें से जो 15 हैं उनमें से विकेट कीपर है और कैप्टन है और वाइस कैप्टन जो है ये तो चूज़ होंगे ही। तो जो चूज़ होंगे मतलब 15 में से आप कितने को चूज़ कर रहे हो, 3 को चूज़ कर ही रहे हो। एंड देन बचे कितने हैं, 12 में से सिलेक्ट कितने करने, क्योंकि आपने 3 सिलेक्ट कर लिया, बाकी 8 बचते हैं, तो 8 सिलेक्ट करने आपने। इसका जो आंसर है वो आंसर है, ठीक है। बस जो आंसर है इसका, रिपोर्ट योर आंसर है। इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब एक डाई को रोल करते हैं, कितने नंबर पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6, या तो 1 आए, या तो 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 4 आए या 5 आए, 2 पॉसिबिलिटी, 2 डिवाइडेड बाई 6 = 1/3। रिपोर्ट योर आंसर है 1/3। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कॉनिक सेक्शन के कुछ डेफिनेशंस थे। आज भी पैराबोला का लेक्चर, आज रात भी मतलब रात 2 बजे के बाद मैंने पैराबोला के 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, एक सुबह किया था, एक रात किया था। तो उसमें मैंने आपको वर्टेक्स की डेफिनेशन बताई थी, अगर नहीं भी बताया आई थिंक बताई थी, अगर नहीं भी बताई तो फिर से देख लो कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर कॉनिक मीट इट्स एक्सिस। यहाँ से पैराबोला जो होता है, पैराबोला, इस वाले पैराबोला की ये एक्सिस है। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस ऑफ एनी कॉनिक, वो क्या होती है, जिस भी लाइन के अलांग वो जो है वो सिमेट्रिक दिख रहा हो। अभी इस वाली लाइन के अलांग वो ये सिमेट्रिक दिख रहा है, तो ये इसकी, या सिंपली से कि जिस लाइन के ऊपर इसका फोकस लाई कर रहा हो, तो वो क्या होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। जो कॉनिक होता है, कॉनिक की डेफिनेशन क्या है, सॉरी कॉनिक्स की डेफिनेशन थी, लेट्स से हाइपरबोला, एलिप्स, वो तो सर्कल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताई थी, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते। लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स की बात आ गई तो वो वाले बताता हूँ। क्या है कि द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स है,
द पॉइंट वेयर एनी कॉनिक मीट्स इट्स एक्सिस। ये एक्सिस है ना, इस पैराबोला की एक्सिस ये है, तो अपनी एक्सिस को यहाँ पे मिल रहा है ऐसी पॉइंट, ऐसे सिंगल पॉइंट जहाँ पे सिर्फ पैराबोला अपने वर्टेक्स को मिल रहा हो, तो जो है वो वाली पॉइंट क्या होती है, या पैराबोला अपने एक्सिस के साथ मिल रहा हो वो वाली पॉइंट क्या होती है, आपकी वर्टेक्स होती है। और क्या सकता है, फोकस फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और ये आपके पास में इस तरह कुछ कॉनिक होता है। ये तो सर्किल वाले चैप्टर में, सर्किल वाला लेक्चर देख लो यार, तो उसमें डिटेल में बताया कि एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला क्या होते हैं। एक्चुअली में हम प्लेन लेके आते हैं, प्लेन एक पैरेलल, बिल्कुल इसको पैरेलल ही अगर कट करता है तो सर्किल बनता है ऊपर से, ठीक है। अब इसको जो है ये इसका जनरेटर, इसको बोलते हैं जनरेटर, इसके पैरेलल कट किया, और किसी भी एक नेप को, ये एक नेप है, ये दो नेप, मतलब इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं, एक नेप, ये दूसरा नेप, दो नेप्स हैं इसमें। और पैराबोला क्या होता है, जब आप प्लेन लेके आएँ, एक पेज जैसा कोई XY प्लेन लेके आएँ, 2D प्लेन, इसको कट कर दें, मतलब इसमें से अंदर से पास कर दें, और अगर से वो इसको क्रॉस इस तरह कर रहा हो कि किसी भी एक नेप में से, किसी एक नेप में से पास करें, और उसमें वो जो है आप बिल्कुल इसके पैरेलल रखेंगे, जनरेटर के पैरेलल। जब आपका प्लेन इस कोने को, मतलब इस वाली पर्टिकुलर कोन को जब पैरेलल टू जनरेटर कट करेगा या क्रॉस करेगा, तो वो क्या कहलाता है, वो पैराबोला हमें ऑब्टेंड होता है। जब आप बिल्कुल इस तरह रखते हैं सीधा पैरेलल हॉरिजॉन्टली, तो वो आपके पास में सर्किल ऑब्टेंड होता है। थोड़ा सा लिटिल बिट टिल्ट करते थे, लिटिल टिल्ट, तो आपके पास में एलिप्स बनता है। एक्चुअली सर्किल क्या होता है, वो एलिप्स का ही जो है एक स्पेशल टाइप है। तो एलिप्स अगर लिटिल बिट टिल्ट है तो थोड़ा और लिटिल टिल्ट करने से, हॉरिजॉन्टल रखने से हमें सर्किल ऑब्टेंड होता है। सर्किल इज एन स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये बिल्कुल सेंटर पे ये एक्सिस है, तो अगर जो प्लेन आप लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल इसके पैरेलल आप इसको कट करें। अ प्लेन विच कट्स, when 2D plane cuts the cone पैरेलल टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल उसको कट करें, देन इट इज़ हाइपरबोला, ठीक है। सेंट्रिसिटी इसमें मैंने बताया था, वो वाली वीडियो देख लें। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये वाली लाइन है, एक्स एक्सिस ये है, ये लाइन है, अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप बताओ, जीरो स्लोप। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ ये जीरो स्लोप बना रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनका स्लोप जो होता है वो जीरो होता है, तो इसका जो स्लोप है tan थीटा वो जीरो है। साइन एक्स अपान में 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में बताया, पहले भी इसकी लॉजिक बताई क्या होता है। एक्चुअली में जो यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे कॉस में वो वाला फार्मूला, और जो लेफ्ट में एंगल होता है राइट में उसके डबल होता है, इसका डबल एक्स अपान में 2 का डबल एक्स ही होगा, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज अवर आंसर। रिपोर्ट योर आंसर एज अंडर रूट 1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 2। रेंज ऑफ 4 tan x, 4 को भूल जाओ, अंदर tan 4x की जो डोमेन है, पहले तो डोमेन पे बात करते हैं, कौन कौन से इनपुट्स दे सकते हैं। एक्चुअली में आपके पास जो tan होता है, tan थीटा है tan x, इवन tan 4x लिख लें, कोई मसला नहीं है। tan 4x ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 4x। ऑलराइट, और क्या सकता है कि अब किन वाले वैल्यूज से बचना है, जहां पे cos 4x वैल्यू 0 दे रहा होगा, ठीक है। cos 4x ये 0 कब देता है, cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 4x। cos इनवर्स ऑफ 0 जो होता है π/2 या 90 डिग्री होता है, यहाँ पे x और ये 4 इधर डिवाइड कर दे, ये x है, कितना आ रहा है, x जो आपके पास में आ रहा है वो 22.5 या फिर आप कह दें कि सिंपल 45 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ रहा है। इस तरह की कोई डिग्री बन रही है। ऑल राइट, मतलब इस वाले वैल्यू से बचना है, ठीक है। तो इस वाले जो वैल्यू होंगे, इसके इंटीग्रल मल्टीपल कौन से हैं, इंटीग्रल मल्टीपल लेट से इसके ये वाली वैल्यू अगर पुट करेंगे ना यहाँ पे, एक्चुअली में देख लें, खुद देख लें कि cos 4x में अगर मैं cos 4 इंटू एक्स की जगह मैं 44 डिवाइडेड बाई 2 रख लेता हूँ, तो 2 से कैंसिल होके cos ऑफ 2 इंटू 45 cos ऑफ 90 बन रहा है, जो कि एक्चुअली में 0 के बराबर है। इसके ऑड मल्टीपल से बचना है, मतलब ये 45 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 3 टाइम्स ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 2 से भी बचना होगा।
क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 2 एक्चुअल में क्या देता है देखते हैं। जब x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया। आपके पास में ये 2 टाइम यहाँ से 90 बन गया। 3 टाइम्स ऑफ 90 कॉस 3 टाइम्स ऑफ 90 जो होता है 270 होता है, और कॉस 270 इज अगेन 0 होता है। ऑलरेडी बताया था ना ये n 3π/2 के बराबर है वैसे भी, तो n π/2 जो है n इज ऑड, कॉस में जो है वैल्यू हमेशा 0 होती है। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बताया था, इतने सिंपल पॉइंट्स हैं, काम आएंगे अगले क्वेश्चन में। और क्या हो सकता है, अच्छा मतलब डोमेन जो है वो मान लो इसकी ऑल रियल नंबर है, सिर्फ किन वैल्यू से बचना है, n π/4 सॉरी π/8, क्योंकि π/4 तो 45 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, मतलब π/8, n π/8 से बचना है, वेयर n जो है आपका कोई ना कोई ऑड होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन हटा दो, बाकी जितने रियल नंबर आ रहे हैं इनपुट्स दे सकते हो आप, क्योंकि ये वाले जो इनपुट्स थे ये पुट करने पे आपको मसला आ रहा था। जब ये इनपुट दे रहे तो आपके पास में इन्फिनिटी आंसर आता है, जो कि रियल नंबर नहीं है, हमें रियल आउटपुट जो है वो रियल नंबर ही चाहिए होता है। और क्या कर सकते हैं कि 10, अच्छा एक और बात, 10x की जो अपनी रेंज होती है ना, इसका जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो 10 4x हो जाए या 10 4x हो जाए, उसकी भी तो अगर ऑल रियल नंबर होगी ना, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि 10x की जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर्स, तो 10 4x की भी ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। और अगेन बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हो, रियल नंबर से 4 मल्टीप्लाई कर रहा हो, या इस वाले इंटरवल में आप देख लें कि -∞ टू इन्फिनिटी, ये भी रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसके साथ मल्टीप्लाई 4 हो जाए तो इसको फ़र्क पड़ेगा क्या, ये अगेन -∞ टू इन्फिनिटी ही रहेगा, मतलब इसकी जो रेंज है ये ऑल रियल नंबर है। इतना अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने। माइनर बताना था किसी उसका, कोई भी रैंडम सा आपके पास में गिवन था, आपको मैट्रिक्स गिवन था, उसका माइनर बताना था। माइनर क्या होता है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड, इट इज़ द डिटर्मिनेंट। क्या होता है एक्चुअली, ये वाला जो सबस्क्रिप्ट लिखते हैं आप, मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसको डिलीट करना होता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो आए आंसर, जो भी जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये तो 2/2 में एक ही एलिमेंट पीछे बचेगा तो वो आंसर कर देंगे, इसका 2 आंसर है। बट अगर 3/3 होता तो जितने भी एलिमेंट्स बचते उसका फिर डिटर्मिनेंट लेते हम। बात समझ में आ रही। उसके बाद हाउ मेनी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन ग्रुप। अब ग्रुप जो होता है, ग्रुप में एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि इनवर्स लॉ, ग्रुप में क्या होता है, इनवर्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा होता है, तो इनवर्स एलिमेंट आएंगे ही। 2 का इनवर्स, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 1 का एडिटिव इनवर्स -1, और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो, मतलब अगर एडिशन के हिसाब से ले रहे हो तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो एक ही होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक, हर एलिमेंट का एक ही होता है। अगर उस पर्टिकुलर आपके सेट में 0 नहीं है तो, क्योंकि 1/0 इज़ नॉट एनी नंबर, दिस इज़ इन्फिनिटी। अगर उस सेट में जो गिवन सेट है वो उसमें 0 नहीं है तो वो जो है वो उसमें भी जो है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी हर एलिमेंट का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 2 का 1/2 और 5/8 का 8/5, इस तरह इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ले रहे हो तो हर एक का एक वो शर्त क्या है कि इस एलिमेंट, इसमें गिवन सेट में 0 ना होना चाहिए, और क्या, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एक ही इनवर्स है, और एडिशन के हिसाब से भले ही कोई एलिमेंट 0 हो, एडिटिव हो, कोई सा भी हो, हमेशा जो है इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। -1 का 1, ठीक है, 0 का 0, इस तरह से। सेक इनवर्स ऑफ 1, इसको लिख सकते हैं 1/, में कॉस इनवर्स ऑफ 1। अब कॉस इनवर्स 1 किसके ऊपर वैल्यू देता है, ये तो 0 डिग्री पे देता है। अच्छा, और ये आ सकता है कि सेक इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है। अब सेक इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो 0 के ही बराबर है, 0 डिग्रीज़ के बराबर होता है, ऑलराइट, या 0 डिग्री के या 2π पे। मतलब ये है कि इसका जो सेक एक्स है ना वो वैल्यू 1 कब देगा, तो इसको लिख लेते हैं। सेक इनवर्स 1 = x, एंगल क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, या 2π होनी चाहिए, या 4π होनी चाहिए, या 6π होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होने चाहिए, तब इसका आंसर जो है 1 आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ रिपीट भी हुए हैं। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। लेट से हमारे पास कोई नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, साफ साफ भी दिखाई दे रहा है।
कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 एंड प्रोडक्ट इज़ -6, दो नंबर जिनका सम जो है वो 5 आ रहा हो, एक 6 मान लो, एक -1 मान लो, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में 5 जनरेट होता हुआ मिल रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 आंसर आ रहा है, जो कि इसको कंडीशन को सेट कर रहा है। लेकिन अब डेटा बना के देखते हैं ना, दोनों का सम a+b जो है, नंबर्स हमें नहीं पता कि कौन से हैं। ये जो है आपके पास में आ गए, ये a+b जो है वो 2 के बराबर आ गया। सॉरी, सम ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं, लेट्स a+b का सम जो है वो 5 है, और प्रोडक्ट जो है ab वो -6 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ a की, a = 5 - b लिख लेता हूँ। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में पुट करूँगा। जैसे ही मैं पुट करूँगा तो 5 - a, एक मिनट, a की वैल्यू ये निकाली है ना, तो मैं a की जगह वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ पे 5 - b है। जब इसमें b ही रहा और a की वैल्यू ये वाली पुट की 5 - b, तो आपके पास में आंसर अगेन -6। जब इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है -b² + 5b। -b² वाला टर्म, जो स्क्वायर वाला टर्म माइनस आ रहा है, तो उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। जैसे उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा b² - 5b + 6 = 0। सॉरी, ये वाले टर्म्स उधर जा रहे हैं ना, तो ये तो अगेन नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो इसके रूट्स निकाल लो, कौन से रूट्स बन रहे हैं, इसके रूट्स कौन से बन रहे हैं। ओहो, मैंने खैर क्या बना दिया, खैर b² - 6b + b - 6, दोनों का प्रोडक्ट -6 बन रहा है, एडिशन -5b बन रहा है। तो ये इसके रूट्स बन गए, बस फैक्टर्स हो गए। b कॉमन, b - 6 + 1 कॉमन, b - 6 तो पहले से ही बना हुआ है, = 0। b मस्ट बी आइदर नंबर इज 6, और मतलब दूसरा नंबर जो है वो -1 के बराबर है। यहाँ से b + 1 = b -1 हो जाएगा। तो नंबर्स कौन से हैं, और इनका जो एडिशन करो तो आपके पास में 5 जनरेट होता हुआ मिल रहा है, और इनका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास में -6 जनरेट होता हुआ मिल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 ये तीसरी बार रिपीट हो चुका है, 2022 में ही, पास्ट फोकस में भी था। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो c होता है, कोई भी रेंडम सा कांस्टेंट c क्यों आता है ये भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, देख लो। डेरिवेटिव ऑफ दिस ये भी रिपीट हो चुका है, तो इसका डेरिवेटिव, सॉरी आई थिंक यहाँ पे लॉग लगा था, जो बच्चे ने क्वेश्चन शेयर किया था। तो इसका आंसर था 1/1 + cos x। लॉग वाली जो क्वांटिटी होती है वो डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, इनटू अंदर जो इनपुट होता है लॉग का, या जो भी आप फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, उसका इनपुट जो होता है उसका अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी डेरिवेटिव आए उसके अंदर इनपुट का। यहाँ पे इनपुट का है 1 + cos x, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव -sin x। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -sin x / 1 + cos x। पीरियड ऑफ cos x ये भी रिपीट हो गया। इसका जो पीरियड है वो क्या होगा, 2π को आप कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, क्योंकि जनरल जो cos x का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, और cos x का जो पीरियड होता है मतलब cos a × x, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट आ रहा होता है वो डिवाइड कर दें। ax होता तो हम 2π/a कर देते, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 को डिवाइड कर दिया, आपके पास में π/3 आंसर आ गया। इसका पीरियड जो है वो π/3 है। फाइंड द 8th टर्म इन सीक्वेंस। 8th टर्म अपने सीक्वेंस वाले अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले फार्मूला से फाइंड करें, tn = a + n - 1 × d के हिसाब से फॉर्म करें तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए, फोर्थ टर्म मतलब 4 4 8 हो रहे हैं ना, तो फोर्थ टर्म जो है वो 17 होना चाहिए, फिफ्थ टर्म जो है इस तरह 21 होना चाहिए, सिक्स टर्म जो है वो 25 होना चाहिए, सेवन्थ टर्म जो है वो 29 होना चाहिए, एट्थ टर्म जो है वो 33 होना चाहिए। ऑलराइट, 33 इज आंसर। अपने फार्मूला के हिसाब से Tn, एट्थ टर्म पूछ रहा है ना, एट्थ टर्म विल बी व्हाट, a + n - 1 × d। a 5 है प्लस n - 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 है, 8 में से सब्ट्रैक्ट 7 × d। d क्या है, 4 है, 4 नंबर 4 ऐड होता जा रहा है ना, 4 ऐड होता जा रहा है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स ऑफ 4 = 28 + 5, 8th टर्म आपको मिल गया 33। रिपोर्ट योर आंसर इज 33। उसके बाद क्वेश्चन से, इफ 8 की पावर a = 32 की पावर b, देन रेशियो ऑफ a एंड b विल बी, a to b रेशियो बताना है। दोनों को लिख सकते हैं 2 की पावर 3a, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, 8 को क्योंकि लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब या 2 की पावर 3a क्यूब जो होगा, और 3 जो होगा पावर वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 32 जो है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5b। अब a रेशो b बताना था, तो मतलब 3a ओवर जो है आपके पास में आएगा 3/5b, ये रेशो आ रहा है, जो भी रेशो इनमें से बने। अब इनका रेशो किसके बराबर है, मतलब ये क्वांटिटी जो है आपके पास में आंसर आ रही है, सही है।
क्या पता और भी डेटा दी गई हो, तो फिर जो डेटा दी गई होगी उसको इक्वेट कर देंगे कि ऐसा इसका रेशो जो है इसके बराबर है, तो ए और बी का अपने आप में रेशो बताओ। लेकिन ए और बी का कोई रेशो यहाँ बन नहीं रहा, 3a/3b का 5b का बन रहा है, या वाट विल बी द रेशो और वाट विल बी द रिलेशन जो है वो ये बन रहा है 3a/5b बन रहा है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ से इसको लिख लेना, 3a जो है वो आपके पास में किसके बराबर है, 5b के, क्योंकि बेर सेम है तो पावर आप में इक्वेट कर सकते हो, सॉरी ठीक है। और a रेशो b बताना है तो a/b विल बी इक्वल्स टू 5/3। रिपोर्ट योर आंसर, सॉरी माय मिस्टेक। इफ a इज इक्वल्स टू दिस वाला मैट्रिक्स, b इज इक्वल्स टू दिस वाला मैट्रिक्स, देन इनका जो प्रोडक्ट दोनों को ऐड करने पे जो प्रोडक्ट बना है, सॉरी ये भी इस तरह लिख लिया है, लेकिन जो दोनों को ऐड करने पे प्रोडक्ट बन रहा है a प्लस बी, उसका डिटर्मिनेंट बताना है। जो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 1 + 0 1, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 0 + 3 3, तो ये वाले एलिमेंट्स है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। 1 × 3, 1 × 3, ये वैसे भी यस सॉरी, इसको वैसे भी देख लें तो ये जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या आंसर होता है, मैंने आपको मैट्रिक्स वाले लेक्चर्स में बताया था। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि आप जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, आपका सिंगल आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, उनमें जब भी उनका डिटर्मिनेंट लेना होता है तो बीच वाले जो ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हो, इसका आंसर डायरेक्ट आप 3 रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी आप करके देख लें, अपना शौक पूरा करके देख लें, अपना डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं 1 × 3 - 4 × 0 जो जाए 0 होता है, तो इसका आंसर 3 ये आ रहा है हमारे पास में।